वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इकोनॉमी की सीरीज़ कंटिन्यू पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमी में ये नया दूसरा वीडियो है। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि लगभग सभी सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो आज हम बात करेंगे पेट्रोल के बारे में कि जो भारत में पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की जितनी भी जानकारी है उसको आज हम डिटेल से समझेंगे। पेट्रोलियम जो है वो विदेश में कहाँ से आता है, भारत में उसका उपयोग कैसे होता है, भारत में उसका रिजर्व कैसे किया जाता है, रिजर्व करने के बाद उसको फिल्टर कैसे किया जाता है, फिल्टर कहाँ कहाँ पर होता है, भारत में कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर रिफाइनरीज लगाई गई हैं, है ना। और ये पेट्रोल बढ़ता और घटता क्यों है, इसकी वजह क्या है ना। तो इस तरीके की तमाम तरीके की जितनी भी जानकारी है आज हम इस लेक्चर में पेट्रोलियम के विषय में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको एक बहुत अच्छी समझ यहाँ पर विकसित हो जाएगी। तो हाल फिलहाल में वर्तमान में लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। लॉकडाउन है पूरा भारत, और भारत के साथ साथ अन्य जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी लॉकडाउन हैं। तो इस लॉकडाउन में अभी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है पेट्रोलियम के ऊपर। वो इम्पैक्ट क्या है कि पेट्रोलियम जो है वो बहुत ही निचले लेवल पर जा चुका है। निचले लेवल का मतलब ये है कि इसकी जो कॉस्ट है, वो बहुत सस्ती हो चुकी है ना। अब ये सस्ती क्यों हुई है, तो इसमें एक इकोनॉमी का सीधा सा फंडा काम करता है, सीधा सा रूल काम करता है, और वो रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई का रूल। डिमांड एंड सप्लाई, हिंदी में इसको कहा जाता है खपत एवं आपूर्ति। खपत एवं आपूर्ति का सिद्धांत एंड डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे होती है, सीधी सी बात है। किसी मार्केट जो मार्केट है, मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं हैं। मार्केट में बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड होती है। बहुत सारी वस्तुओं की क्या है, डिमांड होती है। और जब डिमांड होती है तो उस डिमांड की सप्लाई की जाती है। जैसे मान लो आपको मार्केट में सब्जी की डिमांड है कि भाई हम लोगों को सब्जी चाहिए, तो सब्जी की आपने इच्छा की और वहाँ से जितने भी वेजिटेबल सेक्टर हैं उन्होंने उस चीज़ को क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया मार्केट में, और आपकी डिमांड पूरी हो जाती है ना। तो इस तरीके से ये पूरा एक साइकिल है, पूरा एक चक्र है, और डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ये सारा चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बहुत ही बारीकी से आप इसको समझिएगा। आपको पेट्रोल या पेट्रोलियम के साथ साथ अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वस्तुएं महंगी और सस्ती क्यों होती हैं। क्या कारण है कि किसी भी देश में वही वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी स्तर पर बिकती है और वही वस्तु बहुत ही सस्ते या निम्न स्तर पर बेची जाती है। तो इसका कारण केवल क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या है, तो समझिए, अगर मार्केट में या किसी भी देश में किसी भी वस्तु की जब डिमांड बढ़ती है तो वो वस्तु महंगी हो जाती है। वो वस्तु क्या है, महंगी हो जाती है। ये टेक्निकली भाषा है, आपको समझ में नहीं आया होगा। अब आप सिंपल और आसान भाषा में समझिए। डिमांड का मतलब होता है इच्छा। डिमांड का मतलब क्या होता है, इच्छा, है ना, कि हमारी इच्छा क्या है, और जो आपकी इच्छा है वही डिमांड है। जब इच्छा बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर महंगाई भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जैसे मान लो आपकी इच्छा है टमाटर खरीदने की। आपकी इच्छा क्या है, टमाटर खरीदने की। अब आप मार्केट में गए, आपकी इच्छा थी, आपने खरीद लिया। ठीक है, अब ये डिमांड बढ़ जाए, मतलब आपकी इच्छा तो है ही, साथ में 10 करोड़ व्यक्तियों की और इच्छा हो आपके साथ। आपकी जब तक डिमांड कम थी, लेकिन आपके ही जैसे हजारों या करोड़ों व्यक्तियों की भी डिमांड हो, तो डिमांड क्या होगा जी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कम व्यक्तियों की डिमांड है तो डिमांड नॉर्मल है। जब वही डिमांड अधिक व्यक्ति करने लगे तो डिमांड क्या है, बढ़ जाती है। तो डिमांड जब बहुत सारे व्यक्ति करने लगेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब उसी मार्केट में हजारों लाखों व्यक्ति पहुंच कर कहेंगे कि मुझे भी टमाटर चाहिए, मुझे भी टमाटर चाहिए। तो टमाटर बेचने वाला क्या कहेगा, कि अब हम टमाटर देंगे तो, लेकिन अब हम महंगे स्तर पर देंगे और इसका जो मूल्य है उसे हम बढ़ा कर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिमांड क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा व्यक्तियों
के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए वस्तु की महंगाई क्या है, बढ़ जाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो कोई भी वस्तु की अगर हमें ज़्यादा इच्छा होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वस्तु मार्केट में ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। और अगर किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो कमती है, जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, कोई वस्तु मुझे चाहिए ही नहीं, या मैं कहूँ किसी भी वस्तु की तुलना में उस मार्केट में उस वस्तु की जो मांग है, जो ज़रूरत है वो बहुत कम है, जो ज़रूरत है वो बहुत कम है। जैसे मान लो जहर, पॉइजन, है ना, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी समझने के लिए, जैसे जहर की मांग क्या है, बहुत कम होती है, क्योंकि जहर का कोई उपभोग आमतौर पर नहीं करता। जब मांग इसकी कम है तो बेचने वाला क्या सोचेगा, बेचने वाला सोचेगा यार ये वस्तु तो वैसे ही नहीं बिकती, इसका रेट जो है, जो कॉस्ट है वो हम इसका कम कर देते हैं ताकि ये क्या है, बिक सके। ठीक है, तो डिमांड के आधार पर क्या है, महंगाई, और उस महंगाई की जो कॉस्ट है वो कमती है और बढ़ती है। ठीक है, डिमांड के पैरेलल सप्लाई भी काम करती है, महंगाई पर सप्लाई भी काम करती है कि महंगाई कमेगी और बढ़ेगी कब। तो डिमांड तो काम करेगी ही, साथ में उसमें सप्लाई भी काम करेगी, है ना। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे अगर सिक्के को बनाना है तो सिक्के को आप केवल एक तरफ से नहीं बना सकते। सिक्के को जब आप बनाएंगे तो उसका एक तरफ भी रहेगा और दूसरा तरफ भी रहेगा, हेड भी रहेगा और टेल भी रहेगा। ऐसा सिक्का नहीं बन सकता जिसमें केवल टेल रहे या हेड रहे। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो डिमांड वाला पहलू आप समझ चुके हैं। सप्लाई वाले पहलू में भी सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई वस्तु की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो मार्केट में, जब कोई वस्तु की सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में हो, सप्लाई का मतलब है कि वो वस्तु मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाए। जैसे मान लो टमाटर का सीजन आया, टमाटर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया। टमाटर जब मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, निश्चित तौर पर वो कैसा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सस्ता, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादा व्यापारियों के पास है, तो उसे सस्ते रेट पर बेचा जाता है। अब इसी के जस्ट अपोजिट, अगर किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो कम जाए, किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो कम जाए, जैसे मान लो टमाटर का सीजन नहीं है लेकिन किसी विपरीत सीजन में किसी के पास कुछ टमाटर हैं और मार्केट में केवल एक व्यक्ति उस टमाटर को लेके पहुंचा है, केवल एक व्यक्ति। जब एक व्यक्ति टमाटर को लेके पहुंचा है तो सप्लाई कैसी है, कम है। सप्लाई कैसी है, कम है। जब सप्लाई कम है, एक ही व्यक्ति के पास है, तो सारे व्यक्ति उसी के पास जाएंगे कि भाई हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। तो वो क्या कहेगा कि यार वस्तु तो बिक ही रही है, क्यों ना हम इसे उच्च रेट पर बेचते हैं। तो क्या हुआ, वस्तु की कीमत महंगी होगी। तो सीधा सा मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है पूरी इकोनॉमी में। इकोनॉमी में तो आप कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे तो केवल और केवल पैसे की बात होती है। वस्तु खरीदी या बेची जाती है, खरीदने बेचने पर बात होता है। कुल मिलाकर अर्थ या इकोनॉमी पर बात की जाती है और इकोनॉमी पैसा होता है। और पैसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो यही होता है, किसी भी वस्तु की महंगाई में कमी होना या वृद्धि होना, कमी होना या वृद्धि होना। और कमी और वृद्धि को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के रूल से, है ना, खपत एवं आपूर्ति, है ना, कि वस्तु को हम कैसे बेचें और कैसे खरीदें। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसी सिद्धांत के उपज में हम केवल और केवल पेट्रोलियम की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य तौर पर पेट्रोल पर बात करेंगे, पेट्रोलियम पर बात करेंगे, क्योंकि यह एक यूनिवर्सल वस्तु है, या कहें यूनिवर्सल द्रव्य है जिसकी जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को होती है ना, क्योंकि ईंधन के रूप में काम करता है। और वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर सबसे ज़्यादा जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को इसी की होती है, क्योंकि इसके बिना वर्तमान जीवन में जीविकोपार्जन करना बहुत ही मुश्किल है। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम का मतलब होता है कच्चा तेल। देखो, पेट्रोल और पेट्रोलियम दोनों एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर क्या है, देखो, पेट्रोलियम होता है कच्चा तेल। पेट्रोलियम का मतलब होता है कच्चा तेल या क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब है ऐसा कच्चा तेल जिस तेल को हमने जमीन से खोदकर सीधा निकाला और वो हमें सीधा प्राप्त हो गया। तो जो हमें प्राप्त हुआ जमीन से वो कच्चा तेल कहलाता है। उस तेल को हम फिल्टर करते हैं, उस तेल को हम शुद्ध करते हैं, उस तेल को हम रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने के बाद जो जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो अलग अलग नाम से हम उन्हें जानते हैं। जब उस कच्चे तेल को हम रिफाइन करते हैं
तो उसमें से हमें पेट्रोल भी मिल जाता है, डीजल भी मिल जाता है, केरोसिन भी मिल जाता है ना, मोम भी मिल जाता है ना, डामर भी मिल जाता है, एस्फाल्ट, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उससे प्राप्त हो जाती हैं। तो पेट्रोलियम कच्चा तेल कहलाता है। तो आमतौर पर जो कच्चा तेल है वो पूर्णतः भारत में नहीं होता। भारत में लगभग 25 से 30%, भारत में कुछ क्षेत्र हैं जो कच्चा तेल निकालते हैं, जहाँ से कच्चा तेल निकलता है वहाँ केवल 25 से 30% ही इसकी पूर्ति हो पाती है। जैसे हम बात करें अंकलेश्वर, एक जगह पड़ती है अंकलेश्वर, ये गुजरात के पास एक क्षेत्र है अंकलेश्वर, जहाँ से कच्चा तेल निकलता है ना। एक अपना मुंबई जो है, मुंबई के अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई से भी कच्चा तेल निकलता है। एक आलिया बेट या सालसेट द्वीप के पास आलिया बेट है, वहाँ से भी कच्चा तेल निकलता है ना। या हम बात करें असम की, तो असम में एक क्षेत्र है डिगबोई, असम में एक क्षेत्र है डिगबोई, नूरमाटी, है ना, नूरमाटी, मोरेन क्षेत्र है। और इसके अलावा एक और क्षेत्र है वहाँ पर बोगई गांव, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है। और ये कच्चा तेल लगभग भारत की 30% आपूर्ति को ही पूरा कर पाता है, ठीक है। तो बाकी की जो 70% ज़रूरत है जो कि उच्च क्वालिटी का पेट्रोलियम होता है, ये हम कहाँ से आयात करते हैं? विदेश से, फॉरेन कंट्री से, है ना। विदेश में कौन सी कंट्री? गल्फ कंट्रीज। विदेश में कौन सी कंट्रीज? गल्फ कंट्रीज। जो कंट्रीज गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं जिनकी जो देश की सीमा है वो खाड़ी से लगती है। खाड़ी का मतलब होता है गल्फ। अब खाड़ी किसे कहते हैं? समुद्र का वह भाग जो तट से तीनों ओर से घिरा होता है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो गल्फ देश वो देश कहलाते हैं जहाँ पर कच्चा तेल निकलता है और जहाँ पर बहुत सारी समुद्र की खाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो मुख्य तौर पर इन देशों को ओपेक कंट्रीज भी कहा जाता है ना। एक संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिस संगठन का नाम है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऐसी कंट्रीज जो कि पेट्रोलियम को क्या करती हैं? निर्यात करती हैं। तो ऐसी कंट्रीज मध्य एशिया में बहुत सारी हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, अमन हो गया, ओमान हो गया, है ना, सऊदी अरब हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी जो कंट्रीज हैं ये क्या करती हैं? कच्चे तेल का उत्पादन करती हैं और दूसरे देश को बेचती हैं, क्योंकि इनके पास तो पर्याप्त है। जब ये कच्चे तेल को बेचती हैं तो ये किस रेट पर बेचती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है, क्योंकि रेट से कितना फर्क पड़ेगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। कुछ रुपए बढ़ने और कमने से केवल भारत पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ये अभी आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, यहाँ से आपको एक बहुत बड़ी चीज़ समझ में आने वाली है। तो जो पेट्रोलियम है, इस कच्चे तेल या पेट्रोलियम को हम मुख्य तौर पर बैरल में मापते हैं। किस में मापते हैं? बैरल। वैसे तो गैलन में भी मापा जा सकता है, लेकिन गैलन बहुत छोटा होता है, लेकिन इसलिए इसे हम बैरल में मापते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बैरल क्या है और गैलन क्या है। देखो, एक बेलनाकार बर्तन होता है बहुत बड़ा, उसी को हम कहते हैं गैलन। गैलन में बनता है 3.6 लीटर पेट्रोलियम। और जो बैरल है, ये बैरल बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसमें बड़ी मात्रा में हम पेट्रोलियम को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी के आधार पर मेजरमेंट करके गल्फ कंट्रीज से कच्चा तेल या पेट्रोलियम को आयात किया जाता है। तो एक बैरल में ये वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एक बैरल में कितने लीटर कच्चा तेल या पेट्रोलियम बन सकता है ना। या कोई भी द्रव की हम बात करें तो एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर कच्चा तेल या पेट्रोलियम एक बैरल में बनता है ना। एक बैरल में 159 लीटर। अगर इसका आप एग्जैक्ट वैल्यू आप देखेंगे तो वो 158 है, 158.4 या 6 के लगभग है, और इसलिए इसे हम 159 एवरेज मान लेते हैं। तो 159 लीटर पेट्रोल किसमें बनता है? एक बैरल में बनता है। तो बहुत सारे बैरल हम गल्फ कंट्री से आयात करते हैं।
अब आयात करने के बाद देखो, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जो कच्चा तेल है, हम भारत में कच्चे तेल को ही आयात करते हैं, कच्चे तेल को आयात करते हैं। कभी भी हम पेट्रोल को आयात नहीं करते, डीजल को आयात नहीं करते, केरोसिन को आयात नहीं करते, एलपीजी को आयात नहीं करते। समझ में आ रहा है? हम कच्चे तेल को आयात करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है इसको रिफाइन करने में, इसको शुद्ध करने में। समझ में आ रहा है? अगर हम पेट्रोल और डीजल डायरेक्ट विदेश से खरीदेंगे तो वो हमें इतना महंगा पड़ेगा कि इसका उपभोग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम कच्चे तेल को आयात करते हैं और उस कच्चे तेल को हम फिर हमारे भारत में बहुत सारी रिफाइनरी हैं, उन रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है। भाप आसवन एक रसायन विज्ञान की टेक्निक है और भाप आसवन और प्रभाजी आसवन के द्वारा इस कच्चे तेल को हम शुद्ध कर लेते हैं और अलग अलग फॉर्म पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी में प्राप्त करके इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको जब हम आयात करते हैं जब हम इसको आयात करते हैं तो वर्तमान में तो इसका रेट कम हो चुका है, लेकिन लगभग जो इसका औसत रेट था वो था 28 रुपये प्रति लीटर। कितना था? 28 रुपये प्रति लीटर। 28 रुपये प्रति लीटर या $65 पर बैरल। वैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो इसे हम 65 रुपये या $65 या $70 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदते हैं। लेकिन आपको तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो आप याद रखें 28 रुपये प्रति लीटर। 28 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हम खरीदते हैं। कहाँ से? विदेश से। और यहाँ पर बेचते कितने में हैं? वही 75 रुपये, 80 रुपये। अब आप सोचेंगे यार कि सरकार साला इतना पैसा कमा रही है और हमको मूर्ख बना रही है, 28 रुपये में खरीदती है और इतना महंगा बेचती है। तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि 28 रुपये में जो हमने कच्चा तेल खरीदा है, 28 रुपये में जो हमने कच्चा तेल खरीदा है, एक्चुअल में वो रिफाइन नहीं है। वो कैसा है? अनप्योर है। तो उसको प्योर करने के लिए उसमें 40 रुपये का खर्चा आ जाता है ना। एवरेज बता रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर ये जो वैल्यू है ये लगातार फ्लैक्चुएट होती रहती हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो 40 रुपये इसमें खर्च आ जाता है, इसका एक्सपेंडिचर है। और खर्च होने के बाद लगभग 40 और आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो उसके बाद जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट में थोड़ा बहुत टैक्स सरकार और ऐड कर लेती है और उसके बाद ही हमें प्रोवाइड करा देती है। ठीक है। तो ये तो सामान्य सी मेथड है ना। तो लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट हैं कि किस तरीके से इसको कंज्यूम किया जाता है। अगर हम कंज्यूम के आधार पर देखें, है ना, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करने वाला देश है वो है यूएसए, अमेरिका लगभग 19 मिलियन बैरल पर डे खर्च करता है। 19 मिलियन बैरल समझ रहे हैं आप? 159 लीटर। और कितना? 19 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 19 मिलियन बराबर कितना होगा? 190 लाख। 190 लाख इंटू 159 लीटर। तो जो अमाउंट आएगा इतना पूरा लीटर एक दिन में खर्च कर देता है अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है और चौथे नंबर पर आता है भारत। भारत एक दिन में 3 मिलियन बैरल पेट्रोल और डीजल या पेट्रोलियम खर्च कर देता है। कितना करता है? 3 मिलियन। 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लाख। 3 मिलियन मतलब 30 लाख बैरल। 30 लाख बैरल और एक बैरल में 159 लीटर। तो 159 गुणित 30 जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा? 48 करोड़ लीटर। 48 करोड़ लीटर पेट्रोलियम एक दिन में भारत में खर्च हो जाता है। एक दिन में सोचिए आप, 48 करोड़ कितना होता है। अब इस 48 करोड़ में जब सरकार 1 रुपये डीजल या पेट्रोल को महंगा करती है तो उसको 48 करोड़ रुपए बच जाते हैं।
और 1 रुपये कम होता है तो 48 करोड़ का घाटा हो जाता है 1 रुपये में। 2-5 रुपये में तो बहुत अंतर आता है। तो सोचिए 48 करोड़ से कितने लोगों का फायदा हो सकता है, कितनी चीज़ें बन सकती हैं, कितनी योजनाएं आ सकती हैं, कितने गरीबों के हित के लिए बहुत सारा कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पेट्रोल जो है ये बहुत छोटी सी चीज़ है ना, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो 1 रुपये पेट्रोल बढ़ा देने से भारतीय जो जनता है उस पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो सरकार है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है ना। चुनाव में हम देखते हैं, इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे उठते हैं जिसमें हम जातिवाद, धर्म को लेके, जाति को लेके, है ना, मंदिर मस्जिद को लेके, भारत पाकिस्तान को लेके ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जो कि निरर्थक हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप जातिवाद की बात करके किसी की जाति को नहीं बदल सकते, धर्म की बात करके किसी का धर्म नहीं बदल सकते, और धर्म बदल भी देंगे तो इसका अंततः कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करें जिन मुद्दों से देश का भला हो सके और देश के साथ साथ भारत के प्रत्येक व्यक्ति का भला हो सके। अगर आप खुद सोचिए, पेट्रोल या डीजल का मुद्दा कभी आपने देखा? और अगर आता भी है तो पेट्रोलियम जो मंत्रालय है वो क्या आज तक उसने कोई रिपोर्ट दी अपनी? कभी न्यूज़पेपर में आप कभी देखा कि कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ, सरकार को कितना फायदा हुआ, और उस फायदे का जो पैसा है वो सरकार ने कहाँ इन्वेस्ट किया? कभी नहीं बताती सरकार। और जबकि सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो इसी से होता है। अगर आप देखें तो 1 रुपये बढ़ाने पर सीधा सीधा 48 करोड़ का फायदा होता है। एक लीटर की बात कर रहा हूँ मैं, 1 लीटर, 1 रुपये बढ़ाने में अगर 4-5 रुपये बढ़ा दे तो क्या होगा? कितना पैसा भारत सरकार के पास आ सकता है, जिससे बहुत सारे गरीब और जो किसान लोग हैं उनका भला हो सकता है। लेकिन यहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता। मंदिर मस्जिद धर्म की बात कर दो तो अभी सब सामने हो जाता है और पूरे चुनाव इसी पर डिपेंड रहते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो चाहिए जब जो गल्फ कंट्रीज या ओपेक कंट्रीज से कच्चा तेल आता है तो कच्चे तेल आने, देखो पहले क्या होता था, पहले हमारे भारत में कच्चा तेल आता था, उसको रिफाइन किया जाता था और रिफाइन करने के बाद उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया जाता था। मतलब हमारे यहाँ स्टॉक नहीं था, हमारे यहाँ क्या नहीं था, स्टॉक नहीं था। अगर गल्फ कंट्रीज ने कच्चे तेल को आने से रोक दिया या उनने अपना निर्यात बंद कर दिया तो पूरे भारत में पेट्रोल या डीजल या केरोसिन या एलपीजी की जो मात्रा है वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ रखने के लिए कोई रिजर्व नहीं था पहले। तो इस डर को और इस दुविधा को क्लियर करने के लिए हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे पहले ये डिसीजन लिया 1991 के बाद 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ, और इस संकट को भली भांति जानते थे कि कभी न कभी ऐसा संकट आ सकता है कि अगर एक दिन हमें कच्चा तेल ना मिले तो हम क्या करेंगे, हमारा पूरा भारत जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए कि कभी ऐसा हो कि गल्फ कंट्रीज पेट्रोलियम आयात करने से मना कर दें, लेकिन फिर भी हमारा देश कुछ दिन तक अपने कच्चे तेल के स्टोर से चलता रहे, फिर बाद में उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो उन्होंने भारत में 3 पेट्रोलियम रिजर्वर बनाए। 3 क्या बनाए? पेट्रोलियम रिजर्वर बनाए, जिनको हम SPR के नाम से जानते हैं, SRP के नाम से जानते हैं। SRP का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम। मतलब ये है कि कच्चा तेल सीधा वहाँ से आएगा और ज़मीन में जो बहुत बड़े बड़े रिजर्वर हैं उनमें सीधा हम इसको रख देंगे। तो भारत में कुल 3 रिजर्वर हैं। एक है आपका विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, जिसमें लगभग हम 10 मिलियन बैरल पेट्रोलियम को उसमें हम रख सकते हैं। ठीक है, और एक आपका मंगलोर में है, जो कर्नाटक में है ना, और एक और है इस मंगलोर के पास, उसका नाम अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, बेंगलोर के जस्ट पास ही है। तो 2 कर्नाटक में है और एक आपका आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से 3 हमारे यहाँ रिजर्वर हैं पेट्रोलियम के, जहाँ पर हम पेट्रोल को रिजर्व करके रख सकते हैं। और इन अगर जैसे मान लो
ओपेक कंट्रीज जो हैं, गल्फ कंट्रीज जो हैं, अगर वो हमको कच्चा तेल ना दें तो लगभग हम 12 दिन तक हमारे यहाँ की जो तेल की समस्या है उसको हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कच्चा तेल कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, उसको लाने के बाद भारत में रिफाइन किया जाता है, उसको कुछ रिजर्व के फॉर्म में रख दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और, हाल फिलहाल में भी मोदी सरकार ने भी 2 रिजर्वर बनाने की घोषणा की है। 2 रिजर्वर बनाने की घोषणा की है ना। तो एक उड़ीसा में बनेगा और एक कर्नाटक में बनेगा। तो 2 निर्माणाधीन है, मतलब 2 बनाए जा रहे हैं। जब ये बन जाएंगे तो इसको मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से अब कुल मिलाकर 5 रिजर्वर भारत में हो जाएंगे, अभी फिलहाल 3 हैं। तो रिजर्वर की जब संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा ऑयल को रख पाएंगे और जो इसकी समस्या बनी रहती है बार बार, उसको हम बड़ी आसानी से निराकरण कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो पेट्रोल की जो कीमत है, पेट्रोलियम की जो कीमत है, उस कीमत में बहुत बड़ा गिराव आया है, बहुत कमी आई है ना। पेट्रोलियम की कॉस्ट में बहुत कमी आई है। और एक कमी का कारण क्या है? कमी का कारण क्या है कि अभी संपूर्ण वर्ल्ड लॉकडाउन है। तो जिसमें लॉकडाउन के साथ साथ जो व्हीकल्स हैं वो भी क्या हैं, उनका आना जाना भी या चलना भी क्या है, मना है। तो उसके कारण डिमांड जो है, अभी मैंने स्टार्टिंग में डिमांड एंड सप्लाई का रूल बताया था ना, तो उसी रूल के आधार पर जो डिमांड है, वो डिमांड कैसी हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्योंकि लोग बाग पेट्रोल या डीजल खरीद ही नहीं रहे, या कहीं खरीद रहे हैं तो सरकार ने उनको क्या किया है, मना किया है लॉकडाउन के तहत कि आप इसको खरीद नहीं सकते। और जब खरीद नहीं सकते तो मार्केट में क्या है, डिमांड में कमी आ गई है। और जब डिमांड में कमी आ गई है तो वस्तु कैसी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। सीधा सा फंडा है। तो ये सबसे ज़्यादा डिमांड में कमी है। अभी तक के रिकॉर्ड में इतनी कमी कभी नहीं आई। क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो कभी कभार 1 या 2 देश बंद होते हैं, और वो भी कुछ दिन के लिए। और इस टाइम पर पूरा विश्व लॉकडाउन है। और लॉकडाउन के चलते, ये लंबे समय से लॉकडाउन है, तो डिमांड पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम की बिल्कुल कम हो चुकी है। और जब पेट्रोलियम की डिमांड कम हो चुकी है तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी कैसी हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 28 रुपये प्रति लीटर हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। कहाँ से? अरब कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से हम 28 रुपये प्रति लीटर कच्चा तेल आयात करते हैं और उसको हम 78 या 80 का बेचते हैं। ठीक है, ये एवरेज रहता है। लेकिन वर्तमान में ये कीमत 28 रुपये प्रति लीटर से घटकर 18 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो कि सर्वाधिक न्यूनतम है। मिनिमम कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम। सबसे कम कीमत का पहली बार कच्चा तेल हुआ है 18 रुपये प्रति लीटर। अब आप सोचिए कि 10 रुपये का सीधा क्या है, फायदा है 10 रुपये का। इस 10 रुपये, अभी मैंने बताया था कि 1 रुपये पर सरकार को 48 करोड़ रुपए का फायदा होता है 1 रुपये बढ़ने पर। तो यहाँ सीधा 10 रुपये का है। 10 रुपये का मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं 480 करोड़। ठीक है, तो ये सीधा 10 रुपये का अंतर है। अब इस 10 रुपये के अंतर में या तो सरकार इस तरीके से फ़ायदा उठा सकती थी कि कंटिन्यू हम पेट्रोल को बेचते, लेकिन अभी बेचना भी वर्जित है। लॉकडाउन में कहीं पर कोई भी पेट्रोल को एक्सपोर्ट मतलब बेचा नहीं जा रहा, सेल नहीं किया जा रहा, जिसके चलते केवल फ़ायदा एक ही हो सकता था कि अगर भारत में रिजर्वर होते, अगर भारत में 40-50 रिजर्वर होते तो इस सारे कच्चे तेल को 28 रुपये प्रति लीटर पर हम खरीदते थे, लेकिन हम यहाँ 18 रुपये पर खरीद लेते। सीधा 10 रुपये की यहाँ कमी होती, 18 रुपये में हम खरीद लेते और पूरा बड़ा सा स्टॉक बना के रख लेते। और एक 10 रुपये के फायदे में हम जनता को 5 रुपये कम देते। जैसे 80 का पेट्रोल बिक रहा है तो उसको हम 75 में देते, फिर भी सरकार को 5 रुपये का फायदा था। और 1 रुपये में 48 करोड़ का फायदा था, तो 48 करोड़ इंटू 5 आप अंदाज लगा सकते हैं, लगभग 500 करोड़।
इतना फ़ायदा हो जाता। फिर भी कुछ ना कुछ इस पर तो फ़र्क पड़ेगा ही। अब ये इसके और भी जो पहलू हैं उनकी जो वास्तविक चर्चा है वो लॉकडाउन खुलने के बाद ही समझ में आएगी कि क्या स्थिति है। लेकिन सरकार को बहुत फ़ायदा रहेगा। जितना पेट्रोल अभी हमने वर्तमान में रिजर्व किया है उतने पर तो सरकार को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जितना हमने 18 रुपये के हिसाब से भारत में स्टोर किया है। बाकी वीडियो बनाने का मुद्दा यही था कि वर्तमान में अगर भारत में बहुत सारे रिजर्वर होते, है ना, तो जैसे अगर हमें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 800 मिलियन बैरल 800 मिलियन बैरल पेट्रोलियम को रिजर्व कर सकता है। इतना उसके पास स्टॉक है। अगर इतना हमारे पास होता तो हमारे पास कितना है, हमारे पास टोटल 36 मिलियन है। हमारे पास 36 मिलियन है। एक में 10 होता है, एक में 14-15 है और एक में 19 है। इस तरीके से हम कुल मिलाकर 36 मिलियन बैरल को ही स्टोर कर पाते हैं। इतना ही हमारे पास रिजर्वर है और अमेरिका के पास 800 है, 800 मिलियन बैरल है। तो बहुत बड़ा अंतर है। तो कहने का मतलब यही है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। इसमें 1 रुपये में करोड़ों और अरबों में फ़ायदा और घाटा होता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा और सरकार के पास एक बहुत खासा अच्छा पैसा इकट्ठा होगा जो कि आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान के हितों में बहुत सारे फ़ायदे किए जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको पेट्रोल की जो भी चर्चा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, कि पेट्रोल किस तरीके से आता है, कैसे रिफाइन किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, रिफाइन करने के बाद इसे कैसे बेचा जाता है और क्या इसका रेट था और क्या इसका रेट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।